ये सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारे आने वाले सीटेट अगस्त 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, 28/12/2022 को हुआ था। इससे पहले मैंने CDP और हिंदी करा दिए, ना देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और इसका चुनाव कीजिए। मैच द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूलर्स ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन ए है तोमर 75 से 1192, अनंगपाल तोमर 1165 से 1192, थर्ड है चौहान इटली 12वीं सेंचुरी से 1165 यानी कि 1175 से 1192, 1165 से 1192, 12वीं शताब्दी से 1165। और चौथा है पृथ्वीराज चौहान 1130 से 1155 यानी 1130 से 1145। तो सही आंसर इसमें हमारा बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है कि पहले का सेकंड, दूसरे का फोर्थ, तीसरे का थर्ड, चौथे का फर्स्ट है। दूसरा है कि पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, तीसरे का सेकंड और चौथे का फर्स्ट है। तीसरा कह रहा है कि पहले का फोर्थ, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का थर्ड, फोर्थ का सेकंड है। चौथे का कह रहा है कि पहले का थर्ड, दूसरे का सेकंड, तीसरे का फोर्थ और चौथे का थर्ड है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, तीसरे का सेकंड और चौथे का फर्स्ट है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि मध्यकाल में दिल्ली के संदर्भ में सही सुमेलन इस प्रकार है कि जो तोमर थे वो आरंभिक से 12वीं शताब्दी से 1165 में आए थे। आरंभिक 11वीं शताब्दी से लेकर 1165 तक रहे थे अनंग तोमर वगैरह। उसके बाद अनंगपाल आ गए थे तो 1130 से 1145 तक रहे थे। फिर चौहान आ गए थे जो 1165 से 1192 तक रहे थे। चौहान आ गए थे जो 1175 से 1192 तक रहे थे। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एंशिएंट टाइम तमिलनाडु द सेटलमेंट ऑफ डैश वर कॉल्ड अर, यानी कि प्राचीन तमिलनाडु की बस्तियों को उर कहते हैं। ऑप्शन ए है व्यापारियों, ऑप्शन बी है कुलीन अभिजातों, ऑप्शन है खेतिहर किसानों, ऑप्शन डी है शिल्पकारों। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, खेतिहर किसानों। ठीक है, प्राचीन तमिलनाडु की बस्तियों को उर कहा जाता था, वो थी खेतिहर किसानों की। अगला ये व्याख्या कह रही है कि प्राचीन तमिलनाडु में खेतिहर किसानों की जो बस्तियां थी उनको हम क्या कहते थे, उनको अमूर कहते थे। उन राज्यों की सबसे छोटी इकाई थी, वो संपूर्ण राज्य को मंडलों में विभक्त किया गया था। प्रांतों का प्रशासन मुख्यतः चोल राजकुमारों के अधीन था और मंडल को विशाल भू क्षेत्रों में बांटा गया था, जिन्हें हम क्या कहते थे, कोट्टम कहते थे। यानी कि जो तमिलनाडु था उसमें किसानों की बस्तियों को कहते थे। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और किन्हें कहते हैं, तो किसानों की बस्तियों को। कहाँ, तमिलनाडु में। और राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी राज्य की इकाई क्या थी, वो हमारी सबसे छोटी इकाई थी उर। ठीक है, संपूर्ण राज्य किसमें विभाजित था, मंडलों में विभाजित था। प्रांतों का प्रशासन मुख्यतः किसके हाथों में था, राजकुमारों के अधीन था। और प्रत्येक कोट्टम को अनेक नडुओं अथवा जनपद में विभाजित किया गया था। प्रत्येक नाडु में अनेक कुर्रब अथवा गांव समूह सम्मिलित थे। ग्राम या फिर उर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूलर्स ऑफ द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ऑप्शन ए है फर्रुखाशियर 1759 से 1816 यानी कि 1759 से लेकर 1816। ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय 1713 से लेकर 1790 यानी 1713 से लेकर 1719। तीसरा है अहमद शाह 1754 से लेकर 1759 यानी 1794 से लेकर 1759। चौथा है आलमगीर द्वितीय 1748 से लेकर 1754 यानी 1748 से लेकर 1794। तो बताइए इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। पहले का है कि पहले का पहला सही है, दूसरे का तीसरा सही है, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। और दूसरा भी हमारा इसी तरह से ऑप्शंस कह रहे हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले का सेकंड, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। यानी कि पहले का सेकंड फर्रुखाशियर 1713 से लेकर 1709 यानी फर्रुखाशियर कब से कब तक था, 1713 से 1719। फिर बी का फर्स्ट यानी कि शाह आलम द्वितीय जो था वो 1759 से 1816 यानी कि 1759 से लेकर 1816 तक का। फिर सी का फोर्थ हो जाएगा यानी अहमद शाह जो थे वो 1748 से लेकर 1751 यानी 1748 से 1794 तक थे। और फिर आलमगीर द्वितीय जो थे डी का थर्ड हो जाएगा 1754 से लेकर 1759 तक थे। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है
कि देखो ये जूनियर लेवल का है और SST यानी कि सोशल साइंस का है, जिसके पास भी SST है वो इसको कर सकता है, इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और अब अगस्त 2024 में कैसे आएंगे। काफ़ी बच्चे जो हैं वो प्रीवियस ईयर को ही सीरियसली नहीं लेते हैं और जो चाहे वो पढ़ते रहते हैं, वन लाइनर लगाते रहते हैं और जो उसके वो विकल्प आंसर है वो लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें सही से पता ही नहीं होता कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और किस तरह से आएंगे। तो आप पहले प्रीवियस ईयर को ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर इसी पैटर्न में जो है वो क्वेश्चंस को लर्न करना, उनकी प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर लगाने का सही समय आपके पास यही है। और इसके बाद जो प्राइमरी लेवल में इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आई थी, मुझे प्राइमरी लेवल का मैम कराइए। तो आपका जो जूनियर लेवल का पहला पेपर, इसमें CDP और हिंदी हो चुकी है, अब आपकी SST हो रही है, तो इसका पूरा एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी लेवल का लेकर आएंगे, यानी जो भी जूनियर लेवल का है प्राइमरी लेवल का है, दोनों क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि CDP हिंदी ये सब तो सेम ही आती है ज़्यादातर। ये तो हमारी व्याख्या करिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में सही सुमेलिन इस प्रकार है कि फर्रुखाशियन है वो 1713 से 1719 तक है, शाह आलम द्वितीय है वो 1759 से 1860 तक है, अहमद शाह है वो 1748 से लेकर 1754 तक है, आलमगीर द्वितीय है वो 1754 से 1759 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराधिकारी की शहदायत प्रथा का अर्थ है, यानी कि कॉपरेशन हेरिटेंस मीन्स। ऑप्शन ए है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, फेवरेट सन इनहेरिटिंग हिज फादर्स एस्टेट। ऑप्शन बी है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, इल्डेस्ट सन इनहेरिटिंग हिज फादर्स एस्टेट। ऑप्शन सी है कि सभी पुत्र और पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमोंग ऑल द सन्स एंड डॉटर्स। ऑप्शन डी है कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन एंड डिविजन्स ऑफ द इनहेरिटेंस अमोंग ऑल सन्स। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तराधिकारी की शहदायत प्रथा का अर्थ है कि जितने भी पुत्र हैं उनके बीच क्या करना, अपनी विरासत का विभाजन कर देना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उत्तराधिकारी की दो परंपराएं होती हैं, एक होती है ज्येष्ठाधिकार और एक होती है शहदायत। कितनी होती हैं उत्तराधिकारी की परंपराएं, तो दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है ज्येष्ठाधिकार और एक होती है कौन सी, शहदायत। तो ज्येष्ठाधिकार में क्या होता है, शहदायत में क्या होता है, दोनों जान लो, एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है। ज्येष्ठाधिकार में सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठाधिकार में सबसे बड़े पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता है। अच्छा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में ये पता चल जाता है कि बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़े पुत्र का अधिकार। ज्येष्ठाधिकार में जो जितने भी पुत्र होते हैं पिता के, उन सभी पुत्रों में जो बड़ा पुत्र होगा उसको क्या दिया जाएगा, शासन का अधिकार दिया जाएगा, यानी ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार दिया जाता है। जबकि शहदायत में क्या होता है, उसमें जितने भी पुत्र होते हैं उनके सबके बीच में विरासत का विभाजन किया जाता है और मुगल काल में इस शहदायत प्रथा की परंपरा का पालन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। द डिवोशनल हेम्स रिटन इन मराठी आर नोन एज। ऑप्शन ए है स्तोत्रम, ऑप्शन बी है भजनम, ऑप्शन सी है प्रबंधम, ऑप्शन डी है अभंग। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, अभंग। ठीक है, जो मराठी में लिखे भक्ति गीत हैं उनको अभंग नाम से जाना जाता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को अभंग नाम से जानते हैं। संत तुकाराम ने अपने अभंग और कीर्तन के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को धार्मिक और सामाजिक तौर पर जागरूक करने का काम किया था। तो मराठी में लिखे भक्ति गीतों को क्या कहते हैं, अभंग कहते हैं। किन्होंने इसको बड़े सामाजिक तौर पर जागरूक करने का प्रयास किया था, संत तुकाराम ने। ठीक है, किसने, संत तुकाराम ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्स लिव्ड इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में हमने कथन को पढ़ना और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। पहला है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कभी संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित यंत्रों का विरोध किया। 13 to the 17th सेंचुरी संत
poets rejected all forms of tribalism and social difference based on birth। दूसरा कह रहा है कि कभी संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। These सन poets preferred earning their livelihood and humbly serving fellow human being in need। तो बताइए इसमें हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये और दोनों सही है, दूसरा कह रहा है कि दोनों गलत है, तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन बी गलत है, चौथा कह रहा है कि ये गलत है लेकिन बी सही है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी दोनों सही है। यानी कि 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में जो कवि संत थे उन्होंने जितनी भी प्रकार के कर्मकांड और जन्म पर आधारित जो अंतर थे उनका विरोध किया था। ठीक है, अभी एक ऑप्शन में आपको जो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं उसमें भी पूछ लेगा, तो उसमें भी याद रखना कब से, 13वीं से 17वीं शताब्दी में। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या कह रही है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुए कवि संतों जैसे कि एकनाथ, समर्थ रामदास, तुकाराम आदि ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म पर आधारित जो अंतर है उनका विरोध किया था। और इन संत कवियों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, इसलिए दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली, और इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, यानी कि बख्शी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है शूद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, शूद्र मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज। तीसरा कह रहा है कि इक्तादार सैन्य कमांडर, इक्तादार मिलिट्री कमांडर्स। और चौथा हमारा क्या कह रहा है कि कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, कोतवाल ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बताइए ओनली सी एंड डी सही है, यानी केवल सी और डी सही है। ओनली ए बी और सी सही है, यानी केवल ए बी और सी सही है। तीसरा है कि ओनली ए एंड बी सही है, यानी केवल ए और बी सही है। चौथा है कि ए बी एंड डी सही है, यानी केवल ए बी और डी सही है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कि दिए गए सभी विकल्प सम्मिलित हैं, यानी कि जो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी सही हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या हुआ था, बोनस मार्क्स मिला था, क्योंकि इसमें जो था ये सभी सही थे। ठीक है, बख्शी जो था वो सैनिक वेतन अधिकारी को कहते थे, शूद्र जो था वो धार्मिक वो धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री कहते थे, इक्तादार ये सैन्य कमांडर को कहते थे, और कोतवाल इन नगर के पुलिस अधिकारी को कहते थे। ठीक है, इस तरह से जो सारे ऑप्शन थे वो सही थे। हमारी व्याख्या भी कह रही कि दिए गए सही विकल्प हैं सभी सही हैं, और इसमें आपको बोनस अंक मिला था। तो आपसे जो है ये वाली चीज़ें हैं वो एक एक नंबर में पूछी जा सकती हैं सभी, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है अलग अलग इनका ऑप्शन दे कि बख्शी को क्या कहते हैं, तो जो सैनिक वेतन अधिकारी होता है वो बख्शी कहते हैं उसे। शूद्र किसे कहते हैं, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का जो मंत्री होता है उसे शूद्र कहते हैं। इक्तादार किसे कहते हैं, जो सैन्य कमांडर होता है उसे इक्तादार कहते हैं। कोतवाल किसे कहते हैं, नगर का जो पुलिस अधिकारी होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। ऑप्शन ए है बीघा, ऑप्शन बी है बेवड़, ऑप्शन सी है बेगा, ऑप्शन डी है महल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बेवड़। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो घुमंतू खेती है उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, बेवड़ का प्रयोग करते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवड़ है, और मध्य प्रदेश का एक आदिवासी समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, बेगा कहलाता है। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए बेवड़ शब्द प्रयोग किया, और मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समूह है उनके लिए क्या प्रयोग किया गया, बेगा शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टेटमेंट वाला है कि 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। रीड स्टेटमेंट ए एंड बी कंसीडरिंग द सोशल चेंज इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
पहला है कि फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्रोत बदलता दिखाई देता है। दूसरा कह रहा है कि इसकी एक अहम वजह ये थी कि संचार के नए तरीके जैसे कि किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। तो बताइए इसमें से पहला कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, सही व्याख्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है सही तो है लेकिन व्याख्या बिल्कुल भी गलत है। चौथा कह रहा है कि ये सही है किंतु बी गलत है। चौथा कह रहा है कि दोनों गलत हैं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड बी एक्सप्लेन्स ए, यानी कि और बी सही है, दोनों बी जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, बहसें और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है और इसकी अहम वजह ये थी कि संचार के नए तरीकों जैसे कि किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे छपना आज का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। इस तरह से दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और आर को पढ़ें, द सही उत्तर चुनें, रीड स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। एज अ चाइल्ड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक्सपीरियंस्ड कास्ट प्रेजुडिस इन हिज डेली लाइफ। दूसरा कह रहा है हमारा रीजन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। फादर ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टॉट एट एन आर्मी स्कूल। तो चीज द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन चुनना है। पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड ए और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है एक की। दूसरा है कि सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तीसरा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है और चौथा कह रहा है कि दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दोनों सही तो है पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है जरा हम देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या झेला था, जो जातिगत पक्षपात है उसको झेला था। उनके पिता क्या थे, एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। इस तरह से पहला और दूसरा दोनों तो सही है लेकिन क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिगत पक्षपात को सामाजिक भेदभाव के कारण झेला था। इसलिए नहीं झेला था कि उनके पिता स्कूल में थे, ठीक है, इसलिए नहीं झेला था, समाज के भेदभाव के कारण झूला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड आर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला है कि वी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ई वी रामास्वामी फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन द वाइल मद्रास प्रेसिडेंसी। दूसरा कह रहा है रीजन कि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। ही डिड दिस टू मेक पीपल टू फाइट अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन सोसाइटी। तो हमारा पहला है कि दोनों सही है। देखो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दोनों सही है, व्याख्या सही है, व्याख्या सही नहीं है पर दोनों सही है, दोनों गलत है, व्याख्या गलत है। इस तरह काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न करके जाना। पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है कि और दोनों सही है कि सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या, ए और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लोगों ने समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए ई वी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में जो स्वाभिमान आंदोलन था वो शुरू किया था। दोनों सही है, व्याख्या सही है। अच्छा से आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि ई वी रामास्वामी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, तो स्वाभिमान आंदोलन। पूछेगा कि स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया, तो स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था ई वी रामास्वामी ने, ठीक है, भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में। हम अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि
किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? हु अपोज्ड द जिन्नास टू नेशन थ्योरी? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है वीर सावरकर, ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलाना आजाद। मुल्ला जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध था और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, ये भारत के शिक्षा मंत्री थे। 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग की बुरी पराजय से व्यथित जिन्ना ने गांधी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का क्या लगाया था? आरोप। सांप्रदायिकता को इन्होंने भड़काया था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका मौलाना आजाद ने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। मैसिव रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन मई 1857। दूसरा है ये उपनिवेशवाद के विरुद्ध, ये उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पेशवा आंदोलन था। इट वॉज द बिगेस्ट पैसिव रेसिस्टेंस टू कोलोनियलिज्म। तीसरा कह रहा है कि इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सिपाहीज एंड कॉमन वैसे पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बताइए कौन सा सही नहीं है। तो हमारा पहला कह रहा है कि केवल पहला सही नहीं है, दूसरा कह रहा है कि केवल दूसरा सही नहीं है, तीसरा कह रहा है कि पहला दूसरा दोनों सही नहीं है, चौथा कह रहा है कि दूसरा और तीसरा दोनों सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सेकेंड इसमें सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमारी व्याख्या कह रही है कि 1857 के विरोध के बारे में पहला और थर्ड तो सही है, लेकिन सेकेंड सही नहीं है, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह था उपनिवेश के बाद में सबसे बड़ा प्रतिरोधी आंदोलन था, ये अप्रतिरोध नहीं। ठीक है, कौन सा था? प्रतिरोधी आंदोलन था, ना कि अप्रतिरोधी, इसीलिए इसमें गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट सब्सिडियरी अलायंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। इंडियन रूलर्स वर अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। दूसरा कह रहा है कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू पे टू द ईस्ट इंडियन कंपनी। तो बताइए बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ए बी दोनों सही है। दूसरा कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, यानी ए बी दोनों गलत है। तीसरा कह रहा है कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी ये सही है लेकिन बी गलत है। चौथा कह रहा है कि ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, यानी कि ए गलत है लेकिन बी सही है। तो डी, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, यानी कि ये गलत है लेकिन बी सही है। यानी कि जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए 1798 से 1805 के दौरान सहायक संधि की थी। सहायक संधि की शर्तें कौन कौन सी थी? कि भारतीय रियासतों को अंग्रेजी सेना के रहने और उनकी देखभाल का क्या करना होगा? खर्चा उठाना होगा। जो भारतीय रियासतें हैं वो क्या करेगी? जो अंग्रेजी सेना थी उनके रहने के, उनकी देखभाल करने का खर्चा उठाएगी। उन्हें स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं होगी। किन्हें? भारतीय रियासतों को स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। जो भारतीय शासक थे उन्हें क्या करना पड़ता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। भारतीय रियासत बिना अंग्रेजी कंपनी की अनुमति के बिना किसी दूसरे रियासत के साथ कोई संधि या उस पर आक्रमण नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। यह प्लैनेट यानी कि ग्रह, यह अपने अक्ष पर घूर्णन का समय, टाइम टेकन फॉर वन स्पेन ऑन एक्सिस। तो देख लेते हैं कौन कितना टाइम लेता है। यूरेनस यानी कि अरुण, अब बताना है 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स, यानी कि 17 घंटे 14 मिनट। दूसरा है नेपच्यून यानी कि वरुण 16 आवर्स 077 मिनट, यानी कि 16 घंटे 7 मिनट। तीसरा है सैटर्न यानी कि शनि 25 आवर्स 40 मिनट्स, यानी 25 घंटे 40 मिनट। चौथा है मार्स यानी कि मंगल 9 आवर्स 56 मिनट, यानी कि 9 घंटे 56 मिनट। तो उपयुक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक
उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? हाउ मेनी अबव मेंशन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? पहला है कि ओनली वन, केवल पहला सही है। दूसरा है ओनली टू, यानी केवल दूसरा सही है। तीसरा है ओनली थ्री, यानी केवल तीसरा सही है। चौथा है ऑल ऑफ द फोर, यानी सभी चारों सही हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। इसमें से केवल दूसरा वाला था वो सही था। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमारी व्याख्या से पता चलेगा। ग्रह और अपने अक्ष पर घूर्णन का उनके समय था यूरेनस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अरुण। शनि इसे कहते हैं सैटर्न और मंगल इसे कहते हैं मार्स। तो यूरेनस जो होता है वो 17 घंटे और 14 मिनट लगाता है। नेपच्यून जो वरुण होता है वो 16 घंटे 7 मिनट लगाता है। शनि जो सैटर्न होता है वो 10 घंटे 13 मिनट लगाता है। और मंगल जो मार्स होता है वो 24 घंटे और 37 मिनट लगाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं टोटल? आज कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होते हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं इन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। इसमें बुध सबसे पास होता है और जो वरुण होता है वो सबसे दूर होता है। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होता है। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। एक उपग्रह होता है चंद्रमा। इंटरनेशनल डेडलाइन इज करेक्ट, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि इंटरनेशनल डेडलाइन इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। दूसरा कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू वाटर बॉडी ओनली। तीसरा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय और स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू बोथ वाटर एंड लैंड बॉडीज। चौथा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है। इंटरनेशनल डेडलाइन रफली डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक कैसी रेखा है? काल्पनिक यानी इमेजिन रेखा है। विश्व भर में एक रूपता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तैयार की गई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन क्यों तैयार की गई है? क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या बन सके, एक रूपता बनाई रह सके। यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होते हुए विश्व को 2 भागों में बांटती है। अगर यह एक सीधी रेखा में होती तो एक ही दिन में एक ही स्थान पर 2 तिथियां हो जाती था। बी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ए असर्शन है कि कथन है यह है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन कम टू नो द लेटीट्यूड ऑफ योर प्लेस। रीजन है कि कारण है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी कि रीजन है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल अराउंड द अर्थ। पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये और दोनों सही और सही व्याख्या है। दूसरा है कि और दोनों सही और सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कि ये सही है परंतु और गलत है। और चौथा है कि और दोनों गलत है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ए और दोनों सही और सही व्याख्या नहीं है, यानी कि और तो सही है पर उनकी सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या कह रही है कि दिया गया कथन ए अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ये बात तो सत्य है तथा कारण आर विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 90 डिग्री होगा। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है वह दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसलिए दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इनसे मतलब कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं है, तो व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 देशांतर
पूर्व की यात्रा करते हैं कि हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे, शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। When we travel from an Indian city to Tokyo 130°45 देशांतर, the capital city in Japan, how many hours will we gain or lose? Let us ignore the time required to reach the city. तो पहला है कि gain about 4 hours, लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे। तो दूसरा है कि लॉस अबाउट 4 आवर्स, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। तीसरा है कि लॉस अबाउट 12 आवर्स यानी लगभग 12 घंटे गंवाएंगे। चौथा है कि लॉस अबाउट 8 आवर्स यानी लगभग 8 घंटे गंवाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस अबाउट 4 आवर्स यानी कि लगभग 4 घंटे हैं वो हम गंवा देंगे। हमारी व्याख्या कह रही है कि जब हम एक भारतीय शहर मानिए दिल्ली से जापान के टोक्यो शहर, जो कि जापान की राजधानी है, जो कि 130°45 पूरब में है, उसके में यात्रा करेंगे, तब हम ये दिल्ली में दोपहर के 12:30 बजे होंगे। तो उसी में टोक्यो में कितने बजे होंगे? 4। हम ग्रीनविच मानक समय के अनुसार लगभग 4 घंटे यानी कि 3 घंटे 30 मिनट समय गंवाएंगे। यहाँ पर टोक्यो शहर पहुँचने के लिए लगने वाले समय को हम नज़रअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन मिनरल्स ऑफ क्रस्ट आर, यानी महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिना, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है निकिल। पहला कह रहा है कि ओनली केवल ए सही है। दूसरा क्या है कि ओनली बी एंड सी, और केवल बी और सी सही है। तीसरा है कि ओनली ए और सी यानी केवल ए और सी सही है। चौथा है कि सी एंड डी यानी केवल सी और डी सही है। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली ए एंड सी यानी केवल ए और सी सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि महासागरीय भूपटल की सेलों का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। ये परत सीमा कहलाती है। सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, एसआई से सिलिका और एम से मैग्नीशियम। सीमा बराबर सिलिका और मैग्नीशियम से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बाज, एस, बीज के पेड़ तथा फिजेड, मोनाल पंछी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? अ पर्सन हैड विजिटेड अ रीजन एंड फाउंड ट्री सच एज oaks, as, beech and birds like peasants, mourners. Which one of the following vegetation regions he may have visited? ऑप्शन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन बी है शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। ऑप्शन सी है शंकुधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय वन, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहां उसे बाज, एस, बीज के पेड़ तथा फिजेड, मोनाल पंछी मिले और शीतोष्ण पर्णपाती वन क्षेत्र का उसने दौरा किया है। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। मतलब उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते तो हमें क्या मिलते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन में, न्यूजीलैंड में, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में कर देते हैं, झाड़ देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष बाज, एंस, बीज और फिजेंट व मोनाल जैसे पंछी भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलते हैं? द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड इन विच रीजन? ऑप्शन ए है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट रीजन। ऑप्शन बी है टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा रीजन। ऑप्शन सी है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, फ्रिजिड जोन। ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय फ्रिजिड जोन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंड्रा रीजन। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विशाल आर्कटिक सागर से लगने वाले निचले भूभाग क्या कहलाते हैं? टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं। इस प्रदेश में अमेरिका के कनाडा तथा अलास्का के निर्जन भूभाग सम्मिलित होते हैं। इसमें कौन होता है? अमेरिका के कनाडा तथा अलास्का के निर्जन भूभाग होते हैं, वो शामिल होते हैं। शीत ऋतु अत्यंत लंबी होती है और ठंडी होती है। ये वार्षिक वर्षण की मात्रा 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है। यहाँ सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है और इस प्रदेश को हम क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ए एंड आर गिवन बिलो। ऑप्शन ए है कि महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सैल्टी और स्लाइन। कारण आर है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। ओशन वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। तुम्हारा पहला कह रहा है कि ये और दोनों सही है, कि आर एक की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है परंतु ये आर की सही व्याख्या नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। चौथा है कि दोनों ए और आर गलत है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि महासागर के जल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लवण जो होते हैं वो घुले हुए होते हैं, इसीलिए महासागर का जल कैसा होता है, लवड़ी होता है या खारा होता है, इसलिए और दोनों सही है और सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है डैश, यानी कि द डिस्पोजिशनल फिक्सर्स ऑफ द वाइंड इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए है लोएस, ऑप्शन बी है छत्रक सेल, ऑप्शन सी है हिमोड, ऑप्शन डी है स्टेक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोएस। ठीक है, पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के जो निक्षेपण होता है उनसे निर्मित जमाव जो होता है, पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप से निर्मित जमाव को क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं विशाल लोएस के निक्षेप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। द प्लेस वेयर आर रिवर फ्लॉस इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए है डेल्टा, ऑप्शन बी है तटबंध, ऑप्शन सी है चाप झील, ऑप्शन डी है नदी मुहाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नदी मुहाना, यानी रिवर्स माउथ। ठीक है, जिस स्थान पर कोई नदी कोई दूसरी जल राशि से मिलती है वहां पर नदी मुहाना उसे कहते हैं। व्याख्या भी कह रही है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है इसे नदी मुहाना कहते हैं। नदी मुहानों पर अवसाद को संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला है ये वन सघन है और यहाँ साल व बस यह वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। द फॉरेस्ट आर सो थिक एंड रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। दूसरा कह रहा है कि रोजवुड, आबनूस और महोगनी इस प्रकार वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। रोजवुड, आबनूस, महोगनी आर द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। तीसरा कह रहा है कि वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट ऑस्टर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज द ट्रॉपीज। तो पहला कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ट्रॉपिकल डेसिडाइज फॉरेस्ट है। दूसरा है कि शीतोष्ण सदाबहार वन है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। तीसरा है कि शंकुधारी वन है, यानी कि कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट हैं। और चौथा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि दिए गए लक्षण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। जो ये लक्षण दिए गए थे किसके थे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के थे और कहाँ पाए जाते थे, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास। ये सघन वन है और साल भर वर्षा होती है। इन वर्षों में पूरे साल क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है। और एक ऐसे वन होते हैं सघन। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है। क्योंकि ये पेड़ जो होते हैं इनके पत्ते झड़ते हैं, इनमें फूल आते हैं और फल इनमें लगते हैं, तो समय टाइमिंग जो होती है सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए क्या होते हैं, साल भर कैसे दिखाई देते हैं, हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाए जाने महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं रोजवुड, महोगनी, आबनूस, एनी और एबनी। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखना कि ये जो लक्षण हमने दिए गए थे किसके थे, कि उष्णकटिबंधीय वन के थे। ये कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये कैसे वन होते हैं, सघन वन होते हैं।
इन वनों में कब वर्षा होती है? तो साल भर वर्षा होती रहती है और इसकी लंबाई कितनी होती है? 60 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। ठीक है? इनमें पत्ते झड़ने के, फूल आने के और फल लगने का समय एक सा नहीं होकर अलग-अलग होता है और साल भर में कैसे दिखाई देते हैं? हरे-भरे। ठीक है? उनकी मुख्य प्रजातियाँ होती हैं रोज़वुड, महोगनी, आबनूस, एनी और यवनी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास का अर्थ है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफरेंस टू ऑप्शन ए है मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मेनली रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन बी है संसाधनों का सीमित उपयोग, लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्स, तीसरा है कि अपनी संतानों और संबंधितों के लिए संसाधनों का बचाव, सेविंग रिसोर्स फॉर आवर चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स और चौथा है कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना। कंजर्व ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, यूज ओनली एज पर रिक्वायरमेंट एंड सेव फॉर फ्यूचर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है? सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए उन्हें क्या करना? बचाना। ठीक है? हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सतत विकास का अर्थ, किसका विकास? सतत विकास। सतत विकास का अर्थ होता है कि जितने भी तरह के संसाधन होते हैं उनका संरक्षण करना, उनका आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए क्या करना? उन्हें बचाना। सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले 1987 में पहली बार ब्रटलैंड रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद प्रकट हुई थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? ऑप्शन ए है लीड यानी कि सीसा, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है निकेल और ऑप्शन डी है जिंक यानी कि जस्ता। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीन। ठीक है? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया ये सब होते हैं टीन खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टीन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सीसा के प्रमुख उत्पादक देश हैं। कौन कौन से? जो टीन होते हैं उसके लिए तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया है। जो सीसा है उसके लिए चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। ठीक है? और निकेल की अगर हम बात करें इसके लिए इंडोनेशिया, फिलीपींस और कनाडा है। तथा चीन, पेरू और ऑस्ट्रेलिया ये जिंक के लिए यानी जस्ता के लिए हैं। तो सबके बारे में याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि यानी कि इन टेरेस फार्मिंग साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर राइज्ड इन ऑर्डर टू डैश। ऑप्शन ए फसल को कीटों से बचाया जा सके, प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम पेस्ट, ऑप्शन बी है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, रिटेन वाटर, ऑप्शन सी है खाद बहना जाए, प्रिवेंट फर्टिलाइजर फ्रॉम बीइंग शिफ्ट अवे और चौथा हमारा है कि फसलों के बीच अंतर रखा जाए, क्रिएटिव डिस्टेंस अमॉन्ग डिफरेंट क्रॉप्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिटेन वाटर यानी पानी के टुकड़ों के भीतर रुका जाए। सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर इसलिए उठा देते हैं ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। ठीक है? हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सीढ़ीनुमा जो खेती होती है उसमें जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनके किनारों को ऊपर उठा देते हैं ताकि जो पानी होता है वो टुकड़ों के भीतर रुका रहे। और सीढ़ीनुमा खेती मूल रूप से पहाड़ी या फिर जो पर्वतीय क्षेत्र होती है उनमें की जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके मृदा अपरदन और पानी के अति प्रवाह के लिए कैसे होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इसी विधि द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर छोटा कर और ढाल की लंबाई को कम करके मृदा और नमी को क्या किया जा सकता है? संरक्षण किया जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जो डेज यानी कि परमानेंट शॉप्स इन अ मार्केट आर दोज विच हैव डेज। ऑप्शन ए जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, पीपल एम्प्लॉयड ऑन अ परमानेंट बेसिस, ऑप्शन बी है जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, लाइसेंस फ्रॉम द टाउन पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी हमारा कह रहा है कि जो 10 वर्ष से अधिक समय में खुली रहे, बीन फंक्शनिंग फॉर मोर देन
10 ईयर्स और जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। बीन लोकेटेड इन लार्ज सिटी, तो इसमें से कौन सा विकल्प इसमें से हमारा सही है? पहला कह रहा है कि ए, बी और सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा कह रहा है कि ए और बी सही है। तीसरा कह रहा है कि बी, सी और डी सही है। चौथा कह रहा है कि ए और बी, डी सही है। ए, सी और डी सही है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी ओनली, यानी केवल ए और बी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी कैसे होते हैं, नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। एक विकल्प दोनों सही है। पक्की दुकानें कौन सी दुकानें होंगी? जो नियमित होगी, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स इन ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है सीनेटर, ऑप्शन बी है प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है अधिशासी कार्यपालक और ऑप्शन डी है पार्षद। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्षद। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पार्षद का पद मुख्य रूप से स्थानीय शहर शासन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शहरी शासन के अंतर्गत। इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। पार्षद का चुनाव मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जनता कैसे करती है? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करती है। ठीक है, है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? इज द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ऑप्शन ए है द प्राइम मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी है द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है द गवर्नर, राज्यपाल। ऑप्शन डी है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, द गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं, उनको राज्यपाल जो होता है वो नियुक्त करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के अनुसार, कौन सा आर्टिकल? हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 है। उसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी और जो योगी आदित्यनाथ है वो उन्हें सलाह देंगे कि किन किन की नियुक्ति करनी चाहिए अन्य मंत्रियों की, तो उनकी सलाह पे वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगी। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। पहला है कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। डेबिट इज ए मेजर distress among farmers which has also resulted in many farmers committing suicide। और हमारा स्टेटमेंट आर कह रहा है कि छोटे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसके कई बार किसान को चुका नहीं पाते हैं। स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स टू परचेज सीड्स, fertilizers and pesticides etc and unable to pay back their loans। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? पहला है कि ए और दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। बोथ ए एंड आर नॉट ट्रू बट both A and R true but car is not correct explanation of A। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन R गलत है। A is true but R is false। चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत है। both A and R false। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए और दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। जरा व्याख्या देख लेते हैं कैसे। क्योंकि
प्रायः किसान आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बीज, खाद और कीटनाशक इत्यादि जैसे कृषि में लागत वाली वस्तुएं खरीदने के लिए बड़े साहूकारों, बैंक आदि से ऋण लेते हैं। अच्छा, आपने एक मूवी भी देखी होगी जो काफी हिट रही है, जो कि है जवान। उसमें क्या होता है कि जो फार्मर होता है, जो किसान होते हैं, वो ले लेते हैं बैंक से ऋण और चुका नहीं पाते हैं, तो जो बैंक वाले हैं उनके घर पे आकर उनका काफी अपमान करते हैं, जिसके कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। तो उसी तरह से कई सारे जो गांव होते हैं उनमें ऐसी रियलिटी में भी होता है, रियलिटी उसमें भी दिखाई गई थी कि जो किसान होते हैं उनकी जो इकोनॉमी होती है काफ़ी वीक होती है, क्योंकि वो तो फार्मर्स होते हैं, उन्हें उतना अच्छे से पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि खाद वगैरह है, बीज है, कीटनाशक है, इन सब के लिए तो या तो वो साहूकारों से कर लेते हैं या फिर वो बैंक से लेते हैं, और जिसके बाद में फसल का उचित मूल्य ना मिलने के कारण किसी अपने अपने कर्ज को चुका नहीं पाते। फिर अपनी जो फसल होती है उसको पैदा करने के बाद उसे बेचते हैं, पर अपनी फसल का वो उतना मूल्य नहीं ले पाते जितना उन्हें मूल्य मिलना चाहिए, उन्हें कम मूल्य मिलता है, और इसके कारण वो अपने कर्ज नहीं चुका पाते हैं, और बोझ के तले दबकर किसान कभी कभी क्या कर लेते हैं, सुसाइड यानी कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस प्रकार किसानों की विविधता का मुख्य कारण बन गया है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, कर्ज क्या बन गया है, किसानों की विविधता का मुख्य कारण, और कथन में भी यही कह रहा था, दोनों सही था और कारण भी सही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। विच काइंड ऑफ लेबर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन इंडिया। ऑप्शन ए है बेगार, ऑप्शन बी है अनियमित, ऑप्शन सी है दिहाड़ी, ऑप्शन डी है असंगठित यानी कि बॉन्डेड, कैजुअल, डेली वेज। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स बिलो, यानी कि नीचे दिए कोटों में से सही विकल्प चुनाव करना है। ऑप्शन ए है कि केवल डी सही है, ऑप्शन बी है केवल ए, ऑप्शन सी है ए बी, और ऑप्शन डी है बी सी और डी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल ए सही है, ओनली ए। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भारत में जो बंधुआ मजदूर हैं वो श्रम को भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में क्या किया गया, जो बंधुआ मजदूरी को है उसको कानून के द्वारा क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित, क्योंकि उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। बंधुआ मजदूरी श्रमिकों के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित श्रम प्रक्रिया भी, जिसे बंधुआ मजदूरी श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या हुआ था कि प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, पूरी तरह से प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया था, बंधुआ मजदूरी पर। लेकिन बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 भारत में बंधुआ मजदूरी की प्रथा के उन्मूलन हेतु अधिनियमित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूरी है पूरी तरह से बंद है, कोई इसको नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह हैं। द मेन रीजन बिहाइंड हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज। ऑप्शन ए है कि समुदायों की बड़ी संख्या, वेस्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज, ऑप्शन बी है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर एरियाज, ऑप्शन सी है रियासतों को तुष्ट करना, संतुष्ट करना, टू अपीज द प्रिंसली स्टेट्स, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश भारत के शासन व्यवस्था की, और चौथा है ब्रिटिश शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी, फैमिलियरिटी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समुदायों की बड़ी संख्या, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है कि समुदाय जो है उनकी बड़ी संख्या है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भारत में प्रशासन व्यवस्था के तहत सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है कि भारत में विभिन्न समुदायों की बड़ी संख्या में क्या रखते हैं, लोग निवास करते हैं। देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। देश में सरकार के जो एक से अधिक स्तर होते हैं इसके अस्तित्व को हम कहते हैं संघवाद, अर्थात सत्ता के बंटवारे के लिए सरकार के अलग अलग जो स्तर होते हैं वो बनाए जाते हैं। किसके, सत्ता के बंटवारे के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग स्तर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। बॉयज मेक्स अ बेटर स्काउट लीडर देन गर्ल्स। ऑप्शन बी है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। गर्ल्स आर गुड एट
प्लेइंग फुटबॉल। तीसरा है कि लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। गर्ल्स आर जेंटल एंड गुड केयर गिवर्स। चौथा है कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं। बॉयज आर रफ एंड वर्डली। तो बताइए बीच स्टेटमेंट में फास्टर स्टेरियोटाइप यानी में कौन सा है जो रूढ़िवादिता को पोषित कर रहा है। तो कौन सा कथन बताइए रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। पहला है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों दर्शा रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि पहला, तीसरा और चौथा दर्शा रहा है। चौथा है कि पहला और दूसरा दर्शा रहा है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए, सी और डी इसमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं। कैसे? देखो पहले इसमें कहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। अच्छा, रूढ़िवादिता जो होती है वो होती क्या है? स्टीरियोटाइपिंग होता है कि एक बहुत लंबे समय से धारणा चली आ रही हो तो उसको ही कंटिन्यू रखना लिंग के आधार पर कि जो लड़के होते हैं वो बाहर जाएंगे और कमा के लाएंगे, लड़कियां होंगी वो घर में चूल्हा चौका करेंगी। एक और धारणा होती है लड़कियां अच्छी कुक होती हैं, वो खाना अच्छा पकाती हैं, लड़के खाना नहीं पकाते हैं। तो ये सारी धारणाएं जो होती है वो रूढ़िवादिता कहलाती है। उसमें भी कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर हैं, तो ये स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि ऐसा जरूरी है कि लड़के ही बेहतर स्काउट लीडर, लड़कियां भी तो हो सकती हैं, लेकिन एक धारणा है और ये बढ़ावा दे रहा है, तो ये इसको ये बढ़ावा ही पूछ रहा है कौन कौन दे रहा है, तो ये तो दे रहा है। फिर कह रहा है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये बढ़ावा नहीं दे रहा है कि हमारा अच्छा आंसर है। क्योंकि क्या हुआ कि लोग कहते हैं कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती हैं, वो लोग कहते नहीं कि लड़के अच्छे फुटबॉल खेल लेते हैं जबकि लड़कियां हॉकी में अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो बढ़ावा है वो नहीं दे रहा है। तीसरा है कि लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये भी बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियां हो तो तुम नर्स ही बनोगी, क्योंकि क्या है तुम्हारे अंदर एक ऐसी भावना है कोमल की कि तुम लोगों का देखभाल अच्छे से कर देती हो, लड़के नहीं कर सकते, तो ये भी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। लड़के दबंग और उग्र होते, कहते नहीं है कि बाहर मत जाओ लड़के वगैरह होंगे, क्योंकि लड़के क्या होते फूहड़ होते हैं, सब बाहर घूमते रहते हैं, तो ये भी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। ऐसा कुछ नहीं है आजकल। तो ये सारे हैं जो रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करते हैं कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है, लड़के दबंग और उग्र प्रकृति के होते हैं। ठीक है, रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहवत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं के अनुकरण प्राय वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था और पूर्व अनुभवों के अनुसार करती हैं। यानी कि भाई जो मैंने भी आपको बताया कि एक धारणा है वो चली आ रही है, उसी के अनुसार से अगर हम आगे भी धारणा बनाकर चलेंगे कि लड़कियां को शादी कर दी जाती है वो पैसे वगैरह नहीं कमाने के लिए होती हैं, लड़के जो होते हैं वो पैसे कमाने के लिए होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो ये सब नहीं होता है, ये सब रूढ़िवादिता के लिए खतरा है। ये सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का ऐसा समुच्चय है जो प्राचीन काल से समाज में प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इस तरह की व्यवस्था और मान्यताओं को हमें तोड़ना चाहिए क्योंकि आजकल जमाना बदल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो भारत की संसद आर्टिकल 79 में है और ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती हैं। तो सही आंसर ए, बी और डी हो जाएगा। तो किसमें हमारा ए, बी, डी दिया गया है? सही आंसर दिया गया है ऑप्शन डी में, ए, बी और डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कि व्याख्या देख लेते हैं। भारत की संसद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विद्यार्थी निकाय है। ये भारत के राष्ट्रपति और संसद के अन्य दो सदनों जैसे लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन, और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। लोकसभा के लिए 25 एज होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 एज होनी चाहिए। ठीक है, इनसे मिलकर बनती है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद को सत्र को बुलाने के लिए, सत्र का अवसान करने के लिए, लोकपाल को भंग करने की पूरी शक्ति होती है। एग्जाम में पूछ लेगा कि संसद किससे मिलकर बनती है, तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा के लिए 25 एज चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 एज चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति क्या करता है, ये सत्र को बुला सकता है। सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। सत्र अवसान के को करता है? राष्ट्रपति। और लोकसभा को भंग कौन करता है? उसकी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करता है। और कैसे प्रयोग करेगा? जब उसका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद देगी करने के लिए, कब करेगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को देश चाहिए। अ सेक्युलर स्टेट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड। ऑप्शन ए है कि प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना। इनकरेजिंग द डोमिनेंट रिलीजन टू ब्रिंग अदर रिलीजियंस इनटू इट्स फोल्ड। ऑप्शन बी है कि राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना। इन्वॉल्व इन रिलीजियस एक्टिविटीज फॉर नेशन बिल्डिंग। ऑप्शन सी है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। और ऑप्शन डी है कि देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, किसी एक धर्म में समर्थन नहीं देना। हमारी व्याख्या भी कह रही है और क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में काफी 2-3 बार कि धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जो कि धर्मनिरपेक्षता के संबंधित एक विचार है जिसके तहत वह राज्य धर्म के मामलों में आधिकारिक तौर पर तटस्थ रहने का दावा करता है, अर्थात वह राज्य किसी एक विशेष धर्म का समर्थन करता है और न किसी अन्य विशेष धर्म का अनादर करता है। मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी भारत में कैसे रहते हैं? प्रेम से रहते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब हम ना तो किसी धर्म पे जाकर ये कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, और ना तो हम ये कहेंगे कि हम हिंदू का पालन करेंगे या मुस्लिम का पालन करेंगे। ना तो मतलब हम किसी सभी धर्मों का पालन करेंगे और ना ही हम उनका अनादर करेंगे। तो तुमने पगड़ी क्यों पहनी है, तुमने भगवान अल्लाह का नाम क्यों लिया है, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तिलक क्यों लगाया है, तुम तो हिंदू हो, ये सब हम नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब हम ना ही किसी का साथ देंगे और ना ही किसी का अनादर करेंगे। भारतीय संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा प्रदान की गई है और भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य एक विशेष धर्म को समर्थन नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी एक विशेष धर्म को समर्थन ना देना, और भारत भी ऐसा ही करता है। सभी धर्मों का आदर किया जाता है, किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया जाता, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ स्टेटमेंट बेटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? पहला है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। अ पर्सन कैन अप्रोच हायर कोर्ट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। दूसरा कह रहा है कि ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। डिसीजंस मेड बाय द हायर कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। तो चूज करेक्ट सही विकल्प चुनना है इसमें से। पहला कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, दूसरा कह रहा है कि दोनों गलत है, तीसरा कह रहा है कि केवल ए सही है, चौथा कह रहा है कि केवल बी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली ए इज ट्रू, यानी कि केवल ए सही है। कैसे? अच्छा केवल ए कैसे सही है? हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या की गई है? ग्रहण की गई है और केंद्र और राज्य संबंधित पर लागू कर दी गई है। कौन सी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कब ली गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए, जो केंद्र और राज्य दोनों से लागू होती है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी केस में निचली अदालत के द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। इसमें क्या हुआ है कि अगर निचली अदालत ने कोई फैसला ले लिया और वो सही नहीं है तो व्यक्ति ऊंची अदालत में भी, यानी हाई कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन सही बताया है तो वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है। इसलिए ए सही है और बी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समुदाय के गेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है डैश। द प्रोसेस ऑफ गेटोइजेशन ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी रिजल्ट्स इन डैश। ऑप्शन ए उसका बाकी समाज से अलगाव, इट्स सेग्रेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन बी है उनकी संस्कृति का विविधीकरण, डिफिकेशन ऑफ इट्स कल्चर। तीसरा है अल्पसंख्यकों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। और ऑप्शन डी है कि उनका सामाजिक सशक्तिकरण, इट्स सोशल एम्पावरमेंट।
एक ऑप्शन है उसका बाकी समाज से अलगाव। व्याख्या कह रही है कि गेटोइजेशन से अभिप्राय किसी भी अल्पसंख्यक जाति या फिर समुदाय को बाकी जो अन्य बहुसंख्यक जाति या समुदाय हैं उनसे अलग थलग कर देना है। गेटोइजेशन क्या होता है कि कोई भी अल्पसंख्यक जाति या समुदाय होता है उसको हम बहुसंख्यक जाति या समुदाय से अलग कर देते हैं। ऐसे जाति या समुदाय को शहर या गाँव के किसी भी कोने में ये अलग स्थान अथवा रहने की जगह प्रदान कर दी जाती है। इन्हें बीचों बीच में नहीं रखा जाता है शहर के, क्योंकि सभी लोग वहाँ आते जाते हैं। इन्हें कोई अलग ही जगह पर रख दिया जाता है जहाँ बहुत ही कम लोगों का आना जाना होता है। इसी प्रकार किसी समुदाय के गेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि उसके बाकी समाज से क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है। यानी कि वो बाकी समाज को समझ ही नहीं पाते, उनके पास जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे क्या कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्टेप टुवर्ड रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रीट वेंडिंग एज पार्ट ऑफ राइट टू लिवलीहुड। क्वेश्चन ये है कि फुटपाथ पर ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, क्रिएटिंग ट्रेडिंग जोन्स इन टाउन्स एंड सिटीज। ऑप्शन बी है ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, बैनिंग वेंडर्स ऑन स्ट्रीट्स। तीसरा है कि छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, रिप्लेसिंग वेंडर्स विद स्मॉल शॉप्स। और चौथा है कि ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, इम्पोजिंग टैक्स बाय लोकल गवर्नमेंट ऑन स्ट्रीट वेंडर्स। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना, क्रिएटिंग ट्रेडिंग जोन्स इन टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की तरह फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना एक अहम कदम होता है। यानी कि जो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचती है उन्हें अपने जीवन को उपार्जन करने के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ कमाई करने के अधिकार के रूप में फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचना क्या होता है कि शहर की तरफ उनके कुछ इलाके होते हैं उनको किया जाना है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बड़ा कदम होता है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि उनका एक स्थान जो होता है वो निर्धारित हो जाता है और सामान बेचने वालों को तथा उसे लेने वाले दोनों को ही सुविधा होगी। इससे क्या होता है, सामान बेचने वालों को पता होता है मैं यहाँ जाके सामान बेच रहा हूँ, लेने वालों को पता होता है कि वो सामान बेचने आ रहा होगा तो हम उसी से लेंगे। ठीक है, और भविष्य में इस व्यवसाय से संबंधित लोगों के मध्य मतभेद होने की संभावना भी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। सोशल साइंस टेक्स्ट बुक शुड हैव सेवरल नरेटिव्स बोथ फिक्शनल एंड रियल। रीजन हमारा कह रहा है, इनके कारण कह रहा है कि वृत्तांत अध्ययनकर्ताओं को विचारों व संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि अंडरस्टैंडिंग आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इनकरेज इंट्रोस्पेक्शंस। तो बताइए आर बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स एर, यानी कि और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि आर दोनों गलत हैं। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। कैसे, जरा व्याख्या को देख लो, इसमें पता चल जाएगा कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की सृष्टि है उसकी पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी सोशल साइंस की बुक है उसमें हमें क्या होना चाहिए, काल्पनिक यानी इमेजिनरी और वास्तविक यानी रियल लाइफ से रिलेटेड जो वृत्तांत है वो होने चाहिए। क्योंकि वृत्तांत अध्ययनकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि वृत्तांत से ये व्यक्ति क्या करता है कि विचार और संस्थाओं को समझने लगता है और अंतर्निरीक्षण को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, ये हमारी एसएसटी की पेडागोजी और एसएसटी की पेडागोजी 20 नंबर की पूछी जाएगी, 20 से 25 नंबर की। तो 20-25 नंबर ये बिल्कुल अपने अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि 40 नंबर की आपकी क्या होती है, सोशल साइंस पूछी जाती है और सोशल साइंस की पेडागोजी 20 नंबर की। टोटल 60 नंबर की आपकी एसएसटी आती है सीटेट लेवल 2 में। ठीक है, 6 to 8 के लिए। तो अच्छे से इसको याद कर लेना कि सीटेट में पेडागोजी के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, अगर रिपीट नहीं होंगे तो व्याख्या से रिपीट होते हैं, तो व्याख्या भी अच्छे से सुन लीजिएगा। वृत्तांत बालकों में रुचि पैदा करने, महत्वपूर्ण और चिंताशील सोच विकसित करने की एक प्रभावी तकनीक होती है जो सामाजिक विज्ञान सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करती है, उनकी हेल्प करती है। इसलिए दोनों सही हैं और व्याख्या भी बिल्कुल
सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को द बेसिस पर्पस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल इज टू मेक स्टूडेंट। ऑप्शन ए है जानकार और तार्किक बनाना, इन्फॉर्म्ड एंड रैशनल। ऑप्शन बी है प्रोफेशनल यानी पेशेवर बनाना। ऑप्शन सी हमारा है कि राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, पॉलिटिकल प्रोपता कह रहा है कि सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना यानी कि सोशली एक्टिव। तो सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ए बी और सी सही है, दूसरा कह रहा है कि बी सी और डी सही है, तीसरा कह रहा है कि ए सी और डी सही है, चौथा कह रहा है कि ए बी और डी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी की ए बी और डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याख्या कह रही है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के जो आधारभूत उद्देश्य होते हैं उन्हें विद्यार्थियों को जानकर और तार्किक बनाना, उन्हें पेशेवर बनाना, सामाजिक रूप से उन्हें सक्रिय बनाना होता है। सामाजिक अध्ययन जो होता है वो छात्रों को अपनी जीवन की क्रियाओं को जानने परखने में भी उनका क्या करता है, उनकी हेल्प यानी कि सहयोग उन्हें देता है। जब छात्र अध्ययन करेंगे तो उनमें विभिन्न व्यवसायों तथा उनकी योग्यताओं का ज्ञान उन्हें हो जाएगा और जो छात्रों की रुचि जो होती है उसको भी निर्धारित करेगा। ठीक है, क्या होता है कि विद्यार्थी जानकार और तार्किक बनने, पेशेवर बनकर सामाजिक रूप से सक्रिय बनते हैं। अगर उन्हें किसी के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो वो तर्क कैसे कर पाएंगे, और अगर तर्क नहीं बन पाएंगे तो वो प्रोफेशनल कैसे बन पाएंगे ना। तो इसी तरह से उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेक स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड वेरियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। ऑप्शन बी है रोल प्ले यानी कि भूमिका निभाना। ऑप्शन सी है टाइमलाइन यानी कि समय सीमा। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी खुले अंत वाले प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोल प्ले यानी कि भूमिका निभाना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं के बारे में और उनके उत्तरदायित्वों को समझने के लिए भूमिका का निर्वाह विधि जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगर हम रोल प्ले करेंगे ना तो उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसके प्रशासन के बारे में, उसकी थिंकिंग के बारे में, क्योंकि इस विधि के द्वारा विद्यार्थी अवधारणाओं को स्वयं करके यानी लर्निंग बाय डूइंग करता है, स्वयं करता है और उसके बाद सीखता है। ठीक है, स्वयं करके सीखने से बच्चे अच्छे से उसे लर्न कर पाएगा। मगर उसे रट्टा मरवा देंगे, याद करवा देंगे रट्टा मरवा के, तो वो अच्छे से उसे याद नहीं कर पाएगा, बल्कि हम अगर रोल प्ले करवाएंगे तो उसे अच्छे से लर्न कर लेगा। भूमिका निर्वाह द्वारा बालक खुद को दूसरे की जगह पर रखकर और दूसरे की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनने के अवसर प्राप्त करता है। रोल प्ले करने से क्या होता है कि अगर इस मान लो अकबर को पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे को हमने अकबर बना दिया और बाकी को उन्होंने उसका मंत्री बना दिया, तो अकबर यानी कि वो बच्चा खुद को समझ जाएगा कि अकबर की क्या थिंकिंग है, कैसे क्या वो करता था और इसके क्या रिलेटिव्स के, इनके क्या कैसे क्या था, क्या बनवाया था, क्या नहीं हुआ था, सब कुछ सब समझ जाएंगे अच्छे से। आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्हें रट्टा बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे वो समझ जाएंगे और रोल प्ले होने के बाद उनकी भावनाओं को भी वो अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे निरीक्षण और विश्लेषण करने की वो क्षमता होगी वो विकसित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं, एक वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, जहां ये विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। ऑप्शन ए है विधायिका लेजिस्लेटिव, ऑप्शन बी है विपक्ष द अपोजिशन, ऑप्शन सी है न्यायपालिका जुडिशरी और ऑप्शन डी है कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कार्यपालिका। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है और वरिष्ठ शिक्षक जो होता है वो मंत्री परिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों को कार्यपालिका के सदृश माना जाएगा, क्योंकि विद्यालय का प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री की तरह विद्यालय की गतिविधियों की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा और अपनी मर्जी के अनुसार निर्णय जो होगा उसको भी बदल सकता है। वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद की भांति विद्यालय को चलाने के लिए नीति तैयार करेगा जिसका क्रियान्वयन विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा होगा। इस प्रकार विद्यालय कर्मचारी कार्यपालिका के सदृश नीति नियमों और कानून को क्या करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि a teacher begins her class by discussing the incidence of people gathering to discuss the issue of land for cattle grazing. She is most likely discussing which of the following, यानी कि शिक्षिका है वो अपनी कक्षा में क्या करती है कि आरंभिक पशु यानी कि मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्र होती है और लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? है नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है पंचायती राज, ऑप्शन सी है निचली न्यायपालिका, लोअर जुडिशरी, ऑप्शन डी आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। तो वो किस पर कर रही थी? वो कर रही थी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगर प्रशासन पर वो चर्चा कर रही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो शक्ति होती है, पावर होती है, उसका क्या करते हैं? विकेंद्रीकरण करते हैं। तो सत्ता और प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं और साथ ही क्या करते हैं? जो प्रशासनिक शक्तियां होती हैं सत्ता उनको कई क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा एकत्र हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा करती है, इस प्रकार वे संभावित रूप से पंचायती राज पर चर्चा कर रही है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण चर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है? यानी कि एक क्लासरूम में कोई इसमें ऐसा सब्जेक्ट आ गया है जो आवेगपूर्ण पर चर्चा को उत्पन्न करता है तो आप शिक्षक से क्या अपेक्षित करेंगे? एनी टॉपिक लीड्स टू हीटेड डिस्कशन इन अ क्लासरूम देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीचर। ऑप्शन ए है कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। टीचर शुड साइलेंस ऑल द स्टूडेंट्स एंड डिफर द डिस्कशन इन्फिनेटली। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विषयों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। टीचर शुड डील फेयरली विद ओपन एंड डिस्कस सच इशू। अगला कह रहा है कि शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं उन्हें डांटना चाहिए। टीचर शुड स्कोल्ड दोज हु आर लाउड। और चौथा कह रहा है कि शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए। टीचर मस्ट स्ट्राइक ऑफ सच टॉपिक्स इन द बिगनिंग ओनली। ये गलत हो जाएगा, ऐसे टॉपिक्स को हमें काटना नहीं चाहिए जबकि हमें आरंभ से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और जो भी शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए, डांटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से क्या की जा सके? चर्चा की जा सके। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में अगर हम कोई ऐसा विषय लेकर आते हैं जो आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचार जो होते हैं उनके साथ दृढ़ रूप से क्या की जा सके? चर्चा की जा सके और कक्षा में जो शिक्षण अधिगम है उसका अच्छा वातावरण बना रहे। शिक्षण अधिगम वातावरण क्या हम बना रहे हैं? आपके क्लासरूम में बना रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सोशल साइंस टीचर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि जिसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। शी शुड कीप स्टूडेंट इंटरटेन्ड विद एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। दूसरा कह रहा है कि उसे ऐसी शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। शी शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेटर हु कीप्स हरसेल्फ अप टू डेट विद द कंटेम्पररी इवेंट्स एंड इश्यूज। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। हेल्प लर्नर्स एस्टैब्लिश अ कनेक्ट बिटवीन लाइफ एंड स्कूल लाइफ डे टू डे। और चौथा कह रहा है हमारा कि शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। इंश्योर आउटकम बेस्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू लर्नर्स। तो पहला कह रहा है ए बी सी और डी सही है, दूसरा कह रहा है कि ए बी सी सही है, तीसरा कह रहा है कि बी सी सही है, चौथा कह रहा है कि बी सी और डी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी सही है। यानी कि शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित जो कक्षा का वातावरण है वो सुनिश्चित करें और विद्यार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है
कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के रूप में उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए कि समकालीन जो घटनाएं और मुद्दे हैं उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से क्या होना चाहिए, संबंध स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। इसीलिए उपयुक्त सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। डिस्कसिंग जेंडर रोल इन द क्लासरूम, टीचर्स शुड फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। पहला कह रहा है कि चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसीलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। हाउस होल्ड वर्क इज नॉट अ पेड वर्क सो इट कैन नॉट बी कनेक्टेड एज प्रोडक्टिव वर्क। अगला कह रहा है कि लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। जेंडर्ड इश्यूज आर अबाउट वुमेन एंड गर्ल्स अलोन। तीसरा कह रहा है कि दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। केस स्टडीज कैन बी यूज्ड टू शो दैट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो हमारा उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कह रहा है कि केवल ए सही है, दूसरा कह रहा है कि केवल बी सही है, तीसरा कह रहा है केवल सी सही है, चौथा कह रहा है कि बी और सी सही है। सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि केवल सही यानी ओनली सी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय जो शिक्षक होता है उसे इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि समाजीकरण हर जगह जो सा एक जैसा नहीं होता है, जो सोशलाइजेशन होता है वो एक जैसा होता है, वो नहीं होता है। दर्शाने के लिए केस स्टडीज़ का प्रयोग किया जाए क्योंकि केस स्टडी द्वारा किसी भी स्थिति की भलीभांति बारीकी से जांच पड़ताल की जा सकती है। अच्छा, जो क्लासरूम होती है उसमें क्या होता है कि समाजीकरण होता है, वो हर एक बच्चे का अलग अलग तरह से होता है क्योंकि वो अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ उन्होंने देखी होती हैं, तो उनका सोशलाइजेशन भी तो अलग अलग होगा ना। तो ये दर्शाने के लिए हम केस स्टडीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि किसका किस तरह से समाजीकरण होगा और कौन सी परिस्थितियों से व्यक्ति आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किया जा सकते हैं। सही विकल्प चुनें। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज अ क्लासरूम डिस्कशन कुड गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान, दूसरा है स्टोरी सुल्तानाज ड्रीम यानी सुल्ताना को स्वप्न कहानी, तीसरा है मताधिकार आंदोलन द सफ्रगेट मूवमेंट, और चौथा है महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, वुमेन्स राइट टू बियर क्लॉथ ऑफ देयर चॉइस। पहला है कि ए बी सी सही है, दूसरा है कि बी सी डी सही है, तीसरा है कि बी सी डी सही है और चौथा कह रहा है हमारा डी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सी और डी सही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लैंगिक बराबरी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों के आवंटन या लाभ और सेवाओं के पहुंच में भेदभाव की अनुपस्थिति है। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए हम सुल्ताना का सपना है, सुल्तानाज ड्रीम जो कहानी है, मताधिकार आंदोलन और महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, इस प्रकार के उदाहरण कक्षा के दौरान दे सकते हैं जिससे लोगों को पता चले कि लैंगिक बराबरी क्या होती है, यानी कि पुरुष और महिलाएं जो होती है बराबर होती हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। अ सोशल साइंस टीचर वांटेड टू डिस्कस डिस्क्रिमिनेशन इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल वुड बी सूटेड फॉर द डिस्कशन। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक जूठन। ऑप्शन सी है भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला कह रहा है कि ए और बी सही है, दूसरा कह रहा है कि बी और सी सही है, तीसरा कह रहा है कि ए और सी सही है, चौथा कह रहा है कि केवल बी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभव और ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है
कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका यानी सोशल साइंस की जो टीचर है वो अपनी कक्षा में भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का जो सब्जेक्ट है उस पर चर्चा कर रही है, डिस्कस कर रही है। चर्चा के लिए उपयुक्त उदाहरण दे सकती है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनके बचपन के अनुभव के बारे में, और भारत का जो संविधान है उसे बनाने की जो प्रक्रिया होती है। इस प्रकार जो बच्चे होते हैं वो भेदभाव पर अपनी जो नकारात्मक अवधारणा है उसको विकसित करेंगे और भविष्य में किसी व्यक्ति की पहचान के आधार पर गलत तरीके से व्यवहार करने से बचेंगे और दूसरे के बीच समानता का व्यवहार प्रदान करेंगे। इसलिए वो उपयुक्त उत्तर है। मतलब ये है कि आपकी जो क्लास चल रही है उसमें भेदभाव वाला आ गया है टॉपिक, तो आपको इसको इतने अच्छे से समझाना है। इसके लिए आप कई सारे सब्जेक्ट्स उन्हें दे सकते हैं, कई सारी बातें बता सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके बनने की क्या प्रक्रिया थी और कैसे भेदभाव पर भी नकारात्मक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या अनुभव थे। तो इन सारे में अगर उन्हें बताएंगे ना तो बच्चे उन्हें अच्छे से क्या करेंगे, समझ पाएंगे और जो अपनी गलत धारणा है उसको हटा देंगे कि नहीं भैया भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें यही सोचना चाहिए, ठीक है। ऊंच नीच इन सबसे हम किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस समाज में सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, ठीक है। इन सबको बढ़ावा देना चाहिए, तो ये सब बच्चे समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन अ मिडिल लेवल सोशल साइंस क्लासरूम, अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट to engage in critical inquiry about discrimination faced by people at lower. So which of the following activities should find place in her lesson plan? यानी कि क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बढ़िया लंबे चौड़े होते हैं लेकिन इनके आंसर थोड़े इजी होते हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ा कीजिए। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं तो ये से आपको कठिन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इजी हम करा दें वन लाइनर वो आपके आए ना तो फायदा ही क्या। तो ये प्रीवियस ईयर है तो इसको अच्छे से कर लीजिए। भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उनके पाठ्य योजना में स्थान पा सकती हैं? पहला है कि दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग डिबेट ऑन दिस टॉपिक। दूसरा है कि भेदभाव क्या है पर एक व्याख्यान देना, डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा कह रहा है कि भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन डिस्क्रिमिनेशन। तो ओनली ए सही है, केवल ए। दूसरा कह रहा है कि ओनली ए और बी यानी केवल ए और बी सही है। तीसरा कह रहा है कि ओनली ए एंड सी, केवल ए और सी सही है। चौथा कह रहा है कि ए बी एंड सी यानी कि ए बी और सी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ओनली ए और सी यानी केवल ए और सी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक जो माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा होती है, क्लासरूम होती है, उसमें शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले जो भेदभाव होते हैं उनकी समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। इसके लिए आवश्यक होता है कि जो शिक्षिका होती है, टीचर है, वो भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों उसको एकत्र कर ले और उन्हीं विषय पर कक्षा में वाद विवाद और चर्चा का क्या करे, आयोजन करे, जिससे कि बच्चे होते हैं वो पूर्ण सहभागिता के साथ शामिल होकर जागरूक हो सके और शिक्षित परिवेश का क्या कर सके, निर्माण कर सके। इसलिए और सी सही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर ऑन द रोल ऑफ सोशल साइंस टीचर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला कह रहा है कि सोशल साइंस टीचर रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन एनी इकोनॉमिक और सोशल इशू। यानी कि किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुत दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। दूसरा कारण कह रहा है कि इशू सच एज पॉवर्टी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में रिक्वायर मोर देन वन काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। यानी कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ए और दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि दोनों गलत हैं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए,
कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि किसी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे होते हैं उस पर एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है, उसका बहु दृष्टिकोण की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की क्या पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है। था जब शिक्षक होता है उसको बहुल दृष्टिकोण की समझ व ज्ञान होगा तो अपने छात्रों में क्या करेंगे, उन धारणाओं को प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे जिससे कि छात्रों में भेदभाव, लैंगिक रूढ़िवादिता आदि की जो भावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सोशल साइंस करिकुलम डेवलपमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमारा पहला कथन है कि माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। कथन है कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वे बोधगम्य नहीं है। तो पहला कह रहा है कि और दोनों सही है, कथा एक ही सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है कि दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। चौथा कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि माध्यमिक स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों को अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कि एसएसटी में क्या क्या होती है, एसएसटी में हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ जो होते हैं वो ले लिए जाते हैं जो क्या कर देते हैं, उसके भार को बढ़ा देते हैं। जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया वो कैसा नहीं है, बोधगम्य नहीं है, क्योंकि ये बहुविषयक उपागम होने के साथ साथ अंतःनुशासिक उपागम भी है जो लिंग, न्याय, मानवाधिकार, हस्तियों के समूह और अल्पसंख्यकों पर संवेदनशीलता को बढ़ावा दे देता है। इसलिए यार दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी सोर्स फॉर अ सोशल साइंस क्लास। ऑप्शन ए है कि भुज में भूचाल के समय की फोटो और इसके विवरण, फोटोग्राफ्स फ्रॉम earthquake इन भुज एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। दूसरा कह रहा है कि अकबरनामा पर लेखन, संपादित अंकलन, एडिटेड वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल्स ऑन अकबरनामा। तीसरा कह रहा है कि इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहर नेहरू के पत्र, जवाहरलाल नेहरू लेटर्स टू इंदिरा गांधी। और चौथा कह रहा है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी बुक हिंद स्वराज। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। द्वितीय स्रोत की तरह किसको माना जाता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, तो अकबरनामा के लेखों के संपादित संकलन को माना जाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक स्रोत वे सूचनाएं होती हैं जो सीधे स्रोत से एकत्रित की जाती है। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, जो सीधे सूचनाएं एकत्रित की जाती है उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भुज में भूचाल समय की फोटो है और इसके विवरण हो, या इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र हों, या महात्मा गांधी की पुस्तक हो हिंद स्वराज, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक स्रोत में आते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं सीधे एकत्रित किए जाते हैं, इनमें किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं, ये सीधे स्रोत से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जबकि द्वितीय स्रोत में कौन से आंकड़े आते हैं, जिन्हें प्रकाशित अथवा अप्राकाशिक साधन होते हैं उनके द्वारा हम एकत्र करते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन को क्या मानते हैं, द्वितीय स्रोत की तरह मानते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला है विश्लेषणात्मक रूबारिक और इसमें है प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट, एकाकी मानक किंतु विश्वस्त प्रदर्शन वर्णक, समग्र
समग्र परक रूबिक, इसमें दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। तो पहला कह रहा है कि पहले का पहला सही है, दूसरे का दूसरा सही, तीसरे का तीसरा सही है। दूसरा कह रहा है कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा सही है। और चौथा कह रहा है कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला सही है। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विश्लेषणात्मक उर्वरक इसमें विभिन्न आकलन मानदंडों के अलग अलग और व्यापक रूप से क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। अतः ये प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष कैसे होते हैं, निकले हुए हैं। जहाँ सूची ये दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक है, जो विद्यार्थी के व्यवहार के अन्य पक्षों के संबंध में मूल्यांकन के एक सरल और प्रभावी साधन होते हैं। इनका उपयोग शिक्षार्थी के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृद्ध रुचि, अवधारणाओं तथा मूल्य आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से करते हैं। समग्र पूरक रूबारी के एकाकी मानक एक किंतु विस्तृत समूह के अलंकरण मानदंडों को एक साथ वर्गीकृत करके ग्रेड शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एसेस द एप्लीकेशन एक्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। पहला है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। दूसरा है कि आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। तीसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट आर द डायरेक्ट टैक्स, गिव एग्जाम्पल। चौथा कह रहा है कि दक्षिणी एशिया में कई देशों में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। मैनी नेशंस इन साउथ एशिया आर नॉट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन्स। पहला सही है कि ए बी और सी सही है। दूसरा है कि बी सी और डी सही है। तीसरा है कि ए सी और डी सही है। चौथा कह रहा है कि ए बी डी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी सी और डी सही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर लिखिए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए। वो है कि प्रत्यक्ष कर क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। और दक्षिण एशिया में कई देशों में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। ये सभी प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं, क्योंकि ये पहलू नई और विभिन्न स्थितियों में सूचना के उपयोग की प्रक्रिया को क्या करते हैं, संदर्भित करते हैं। बी सी और डी है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। पहला है कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं। डिफाइंड क्लाइमेट एंड सीजन, व्हाट आर द सीजन एंड व्हाट आर द मेन सीजन्स इन इंडिया। दूसरा कह रहा है कि आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांव की व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए। गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन द वे विलेजेस आर मैनेज्ड टुडे एंड टाइम ऑफ महाजनपद। तीसरा कह रहा है वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। हाउ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरा एंड फ्लूना अफेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन्स। चौथा कह रहा है कि लोगों के संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीपल एज ए रिसोर्स। पहला कह रहा है कि केवल पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि ए और बी सही है। तीसरा कह रहा है कि ओनली ए बी और सी सही है। तीसरा कह रहा है कि बी सी और डी सही है। जाएगा ऑप्शन ए का सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि तथ्यात्मक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो विशिष्ट विषयों प्रशिक्षणों के लिए मूलभूत होता है। तथ्यात्मक ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है, वह ज्ञान जो विशिष्ट विषयों के लिए मूलभूत होता है वो विशिष्ट तथ्यात्मक ज्ञान कहलाता है। यह आयाम आवश्यक तथ्यों, शब्दावली, विवरण और तत्वों को क्या करता है, संदर्भित करता है, जिसे छात्रों को किसी प्रशिक्षण को समझने या इसमें किसी समस्या को हल करने के लिए उसे जानना, उससे परिचित होना जरूरी होता था। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए और भारत में मुख्य मौसम कौन कौन से हैं। यह प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू डेवलप एवोल्यूशन प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट 2009।
पहला कह रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। दूसरा कह रहा है कि ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, कनेक्टिंग फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। तीसरा कह रहा है कि क्रियाकलापों, खोज और अन्वेषण द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। चौथा कह रहा है कि बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना, लर्निंग इन द चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड मैनर। तो हमारा पहला है कि केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा है कि केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। चौथा है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि ओनली ए, सी और डी सही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि RTI एक्ट 2009 के अनुसार जो आकलन है वो प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, क्रियाकलाप में खोज और अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। इसलिए ए, सी और डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। असेसमेंट इज डन इन स्कूल्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला है कि विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, सर्टिफाइंग स्टूडेंट ऑफ देयर लर्निंग अचीवमेंट्स। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, टू मेक टीचर्स अकाउंटेबल टू द स्कूल। और चौथा कह रहा है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए, टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड मीन्स टू ओवरकम द लर्निंग डिफिकल्टीज। पहला कह रहा है कि केवल पहला सही है, दूसरा कह रहा है कि ए और सी सही है, तीसरा कह रहा है कि ओनली ए, बी, डी सही है और चौथा कह रहा है कि ओनली सी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ए, बी और डी सही हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनमें आकलन के कई कारण होते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी जो उपलब्धि हैं उनको प्रमाणित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया जाता है उनको समझने के लिए, अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के तरीकों और साधनें होते हैं उनका पता लगाने के लिए, बच्चों के अध्ययन में रुचि को विकसित करने के लिए, प्रेरित करने हेतु शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि छात्रों के अधिगम का लाभ है वो उठाया जा सके। इसलिए ये बी, डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता के विकास का आकलन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेस मेनली द सोशल साइंस लर्निंग आउटकम्स, डेवलप द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी, अप्रिसिएशन एंड सेंसिटिविटी। पहला है कि अपने क्षेत्र में भूमि जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द वेज टू रिस्टोर ग्राउंड वाटर इन योर एरिया। दूसरा कह रहा है कि भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट इंडियाज हेरिटेज साइट्स। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई। तो और तीसरा कह रहा है कि भारत के गांव के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं। व्याख्या कीजिए। अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियाज रूरल चिल्ड्रन टू एक्सप्लेन। और चौथा कह रहा है कि राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं? व्हाट आर द हिंड्रेंस इन नेशनल इंटीग्रेशन। पहला कह रहा है कि ए, बी और सी सही है, दूसरा कह रहा है कि बी और सी सही है, तीसरा कह रहा है कि सी और डी चाहिए, चौथा कह रहा है कि ए, सी और डी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि केवल बी और सी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। भारत के गाँव के बड़े भाग बच्चे से कुपोषित है। व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, ये दोनों ही प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता विकास का आकलन करते हैं। किसकी योग्यता विकास का? क्योंकि इनमें किसी कथन के परिणाम और विकास के लिए जो रणनीतियाँ होती हैं उनकी समीक्षा तथ्य शामिल होते हैं। इसलिए बी और सी सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। सुबह करंट अफेयर
लेकर कराते हैं 10 बजे, उसे देखा कीजिए। प्राइमरी लेवल के सीटेट प्रीवियस ईयर सुबह 8 बजे लेकर आते हैं। जूनियर लेवल की सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर रात के 8 बजे लेकर आते हैं। सभी देखा कीजिए, वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और सारी प्लेलिस्ट भी देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।